हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोगों को लाश की पुकार का पार्ट 2 बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पार्ट 3 का भी इंतज़ार होगा। अब मौजूद है आप सबके लिए पार्ट 3। जी हाँ, कहानी का नाम लाश की पुकार। अगले दिन मैंने कॉलेज की छुट्टी कर ली थी। मेरे जहन पर इस वीरान मकान के भूत की कहानी छाई हुई थी। उस भूत ने एक इंतहाई अजीब कहानी सुनाई थी। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया था, लेकिन फिर उसके रोने की कैफियत ने मेरे दिल को पारा पारा कर दिया था। और फिर जब मैंने इसकी दर्दनाक कहानी सुनी थी तो मुझे वो कसम देकर गया था कि इसके कातिल को गिरफ्तार कराऊं, मगर इसके लिए मेरे पास कोई सबूत ना था और मुजरिम मुल्क का एक नामवर डॉक्टर था। मैंने अब्बू से इस बात का तस्करा किया और इन्हें इस बात पर तैयार कर लिया कि मैं और अब्बू मिलकर राना के अब्बू से बात करते हैं। वो ज़रूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ये बात तय करके हमने फ़ैसला किया कि आज शाम ही राना के घर जाएंगे। शाम होने से थोड़ा पहले ही मैं अब्बू के हमरा राना के घर जाने के लिए चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने राना ही आया था। उसने पहले मुझे देखा, फिर अब्बू पे निगाह पड़ते हुए बोला, अरे अमजद और अंकल आप। इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। फिर इसने आगे से हटकर राह देते हुए कहा, आइए आइए, तशरीफ़ लाइए। हम अंदर आए। राना भी हमारे पीछे पीछे अंदर आया था। फिर सोफ़ों की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठे अंकल। अमजद बैठो, आपके अब्बू हैं ना बेटे? फ़ौरन से ही मेरे अब्बू ने पूछा। जी, राना के मुंह से निकला। फिर उठते हुए बोला, बुलाऊं? कौन आया है बेटा? राना अभी उठ ही रहा था कि इसके वालिद की आवाज़ घर के अंदरूनी हिस्से से आती हुई सुनाई दी। फिर अभी राना उठकर जाना ही चाह रहा था, इसके कदम उठे और वापस आ गए। इतने में इंस्पेक्टर दरवाजे पर नमूदार होते दिखाई दिए। इधर अब्बू अंकल को देखकर उठ खड़े हो गए थे। दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। हाँ मेरे दोस्त, ये कहकर इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर गले मिले और मुसाफे के लिए बोले, अरे भाई आज कैसे याद किया? फिर अब्बू बोले, इस लड़के ने आज बहुत ही अजीब बात की है। वो वीरान मकान का कोई चक्कर है। आपके बेटे के साथ कल ये आ रहा था। रात को ये थोड़ा ताख़ीर से पहुंचा था। फिर इसने जो बात बताई इस पर मुझे यकीन नहीं आया था, मगर फिर सुबह उसने उस लाश की कहानी सुनाई जो कि लाश इसे सुनाकर गई थी, तो मुझे कुछ शक सा होने लगा। हमने आपसे मिलना मुनासिब समझा। अब्बू ने यहाँ तक कहकर फिर मुझसे सुनी कहानी दोहराई। राना भी वहीं मौजूद था। उसने भी हैरानगी से सुना और कहने लगा, अब्बू अमजद सही कह रहा है, इस वीरान मकान में ज़रूर कोई चक्कर है। आप इस सिलसिले में कोई कानूनी इक़दाम करें। जी भाई, राना ने भी मुझे रात बताया था, मगर तस्दीक अब हुई है। इस इलाके में मेरी ड्यूटी अभी ही शिफ्ट हुई है, इससे पहले कि इंस्पेक्टर की मौजूदगी का केस होगा। ये मुझे ऑफिस में फ़ाइल देखनी होगी। अगर फ़ाइल मिल गई तो ज़रूर कार्रवाई करेंगे, या फिर कुछ और सोचकर कल बताऊंगा। उन्होंने अंकल ने कहा। इसके बाद हम वापस अपने घर आ गए। अगले दिन इंस्पेक्टर बिलाल ने इस वीरान मकान का ऑपरेशन करने की तैयारी कर ली थी। तमाम नफरी तैयार थी। अखबारी नुमाइंदों को भी हमला कर लिया गया था। कुछ वकील हजरात भी साथ थे। हिफाजत के लिए फ़ौज की कुछ नफरी भी मंगा ली गई थी। मेरे हमला अब्बू भी चल पड़े थे। इंस्पेक्टर बिलाल का बेटा राना भी इनके साथ था। हम सब अंकल की जीप में थे। प्लान ये बनाया गया था कि सबसे पहले सबूत हासिल करने के लिए वीरान मकान का ऑपरेशन ज़रूरी था। डॉक्टर पर हाथ डालने से पहले अंकल सबूत हासिल करना चाहते थे। उनको तैयार राना ने किया था। अगर सिर्फ मैं ही कहानी बताता तो यकीन ना करते हैं। वो अपने बेटे से भी इस शख्स का मिलना भी इनके इस ऑपरेशन का जवाब बन गया था। थोड़ी देर बाद हम सब इस वीरान मकान के पास थे। अंकल ने पहले ही नफरी भेज दी थी, जिसने जाते ही इस मकान के अतराफ़ का मुहासरा कर लिया था और मुकर्ररा जगहों पर एक एक दो दो की तादाद में पुलिस और फौजी खड़े कर दिए थे। हमारी जीप के पहुंचते ही तमाम नफरी में हलचल मच गई। इतने ढेर सारे सिविल अफरादों को देखकर आवाम भी कुछ परेशान हो गई थी।
जिनके घर करीब थे वो तो आकर हम सब के गिर्द जमा हो चुके थे। हम सब जीप से उतरकर अंकल बिलाल के हमरा इस मकान के गेट के सामने खड़े हो गए थे। वीरान मकान पर पड़ा बड़ा सा ताला हमें मुंह तक रहा था। अंकल ने वकील हजरात की इजाज़त से इस ताले को तोड़ने का हुक्म दिया। चंद ही लम्हों में ताला टूटकर गिर गया था। गेट के ज़िली दरवाज़ा अंदर की तरफ धकेला तो एक पुरसरार सी आवाज़ के साथ वो खुला, फिर खुला रह गया। मैंने दूर से ही देख लिया था, मकड़ी के जालों का एक जाल सा बना हुआ था। अंदर दाखिल होने वालों में इंस्पेक्टर बिलाल, एक वकील साहब, मैं, राना और मेरे अब्बू थे। बाकी लोगों को बाहर ही रहने दिया गया था। जालों को हाथों की मदद से हटाते हुए आगे बढ़े थे। सहन पर छत होने की वजह से अंधेरा था। अंकल ने एक टॉर्च निकाली और रोशन कर ली। इस रोशनी में उन्होंने लाइट के बटन तलाश किए और मिलने पर तेज़ी से तमाम बटन प्रेस कर दिए। 2 बल्ब रोशन हो गए थे। पूरा सहन जालों से और मिट्टी से अटा हुआ था। मुझे कोने में पड़ा हुआ वाइपर नज़र आ गया था। लपक कर मैंने उठा लिया और उसके ज़रिए तमाम जाले लहरा लहरा कर साफ़ किए। सामने ही एक कमरा था। इसके पहलू में दूसरे कमरे का दरवाज़ा था। इसी से करीब एक और कमरे का दरवाज़ा था। तो तमाम दरवाजे खुले हुए थे। कमरों में फर्नीचर भी लगे हुए थे। इन फर्नीचर के कलर तक गर्द गुबार में छुप चुके थे। फर्श पर पाँव लगने से मालूम हुआ गर्द की एक मोटी तह जमी हुई थी। अचानक मुझे और राना को छींक आई। डस्ट की वजह से हुआ था। पाँव लगने से डस्ट उड़ी थी। कमरों के बल्ब भी रोशन कर लिए गए थे। इन बल्ब पर भी गर्द अटी हुई थी। मकड़ों के जाले बल्बों के सहारे थमे हुए थे। हर कमरों का जायज़ा लिया जा रहा था। एक कमरे में दाखिल होकर अंकल बिलाल ने चारों तरफ निगाह डाली। ये बेडरूम के तर्ज पर सजा हुआ था। दूसरा कमरा भी बेडरूम ही लग रहा था, मगर इस कमरे में टीवी भी रखा था। तीसरा कमरा ड्राइंग रूम था। तमाम कमरों में एक अजीब सी बू फैली हुई थी। वो बू मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। मैं हैरान था कि ये बू मैंने पहले कहाँ महसूस की है, और वो बू थी खून की, जैसे बहुत पुराना खून वक्त के साथ साथ सड़ गया हो। अचानक इंस्पेक्टर बिलाल एक बार फिर इस पहले वाले कमरे की तरफ गए और फर्श पर पाँव इधर उधर मारकर जैसे कुछ तलाश कर रहे थे। ओह नो! अचानक से उनके मुंह से निकला। इनकी निगाहें नीचे फर्श पर अटक सी रह गई थी। क्या हुआ अंकल? मैंने भी करीब पहुंचकर बोला। इंसानी खून के धब्बे, उन्होंने बैठकर कहा। फिर अपने हाथ से मज़ीद फर्श के गर्द को इधर उधर किया तो मेरी निगाह भी जगह जगह खून के धब्बे देखकर हैरान रह गई थी। बल्कि धब्बे नहीं थे, खून के लोथड़े जमकर सूख चुके थे। मेरे तो रोंगटे खड़े होने लगे। वकील साहब भी बड़े गौर से उन धब्बों को देख रहे थे। मैंने कुछ सोचकर इन धब्बों को मज़ीद गर्द साफ़ करके देखा तो एक लकीर गर्द में गुम हुई नज़र आई। फिर तो मेरे अंदर ना जाने क्या हुआ, गर्द साफ़ करता गया और आगे बढ़ता गया। वो खून की लकीर थी, ऐसे जैसे कोई चीज़ के अंदर से खून निकल रहा था और उसको इसी हाल में घसीटे हुए ले जाया गया हो। वो लकीर बाहर सहन तक मुझे ले आई। मेरे हाथ में झाड़ू थी। मैंने मज़ीद जद्दोजहद की तो वो लकीर पानी के बने हुए टैंक के ढक्कन के किनारे तक आकर रुक गई। अंकल बिलाल, मैं भी मेरे साथ साथ टैंक के ढकने के पास आकर रुक गए थे। उनकी निगाहों में भी सवाल थे जो मेरे और अब्बू की नज़रों में मचल रहे थे। राना की कैफियत भी हमसे कम ना थी। तो गोया लाश की कहानी सच थी। इसने ये बात सही कही थी कि वो पानी के टैंक में है, मगर ये कैसे हो सकता है? मेरे अल्फाज में गैर यकीनी की झलक थी। खौफ तो था ही, मगर इतने लोगों की मौजूदगी में पोशीदा था। अलबत्ता हैरत के मारे ऐसी बेचैनी छाई हुई थी कि मैंने लपक कर टैंक का ढकना खोल दिया। गर्द तो पहले ही साफ़ कर ली थी। ढकना एक तरफ को गिर गया था, साथ ही एक भयानक चीख भी मेरे मुंह से निकल गई थी। ढक्कन के हटते ही अचानक एक इंसानी गर्दन का सर बाहर निकला, जिसके निकलते ही वहाँ मौजूद तमाम के तमाम दहशत और खौफ से परे हट गए थे। बिल्कुल
बिलाल अंकल भी चंद लम्हे के लिए खौफ की वजह से दूर हो गए थे। वो एक इंसानी खोपड़ी थी जिस पर जगह जगह गोश्त अभी भी बाकी था, और लाल बेग और दीगर हशरातुल अर्ज़ इससे चिमटे हुए थे। आंखों के गड़े वाज़ह नज़र आ रहे थे। लाश की बहुत बुरी हालत थी। तमाम दांतों की दहाड़ें भी अंदर चली गई थी। लंबे लंबे दांत होने की वजह से शक्ल नहायत ही अजीब सी लग रही थी। माथे पर चमड़ा बाकी था, कान आधे कटे हुए और आधे चिपके हुए नज़र आ रहे थे। होंठ तो दोनों ही कीड़ों की नज़र हो गए थे। बदबू से बुरा हाल था। तो फ्रेंड्स, कहानी में आगे क्या हुआ और ऐसी और भी ज़बरदस्त कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे चैनल को। सो स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में।